स्टूडेंट्स, आज हम आपकी हिंदी की क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। हम पहले पार्ट में पार्ट 1 और उसकी एक्सरसाइज कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम आपका पार्ट 2 गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर स्टार्ट करेंगे। देखिए, नोट्स के पेज में पूरा चैप्टर आ पाना मुश्किल है, इसीलिए यहाँ केवल आपको एक्सरसाइज दी हुई है। मैं आपको चैप्टर एक्सप्लेन कर देती हूँ फिर भी इन अ शॉर्ट, लेकिन जिन बच्चों के पास बुक्स हैं वो देख सकते हैं कि पेज नंबर 4, 5, 6, 7, 8 तक आपको पूरा चैप्टर एक्सप्लेन किया हुआ दिया हुआ है, तो आप बुक में से चैप्टर रीड कर सकते हैं। फिर भी मैं आपको शॉर्ट में चैप्टर समझा देती हूँ। चैप्टर में रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में बताया गया है, जिनका जन्म बंगाल के कलकत्ता में हुआ था और डेट थी 7 मई 1861। उन्होंने एक प्रतिष्ठित परिवार में जन्म लिया था। जब वो बड़े हुए तो उन्हें रवि कहकर भी पुकारने लगे। शिक्षा के साथ साथ उन्हें धार्मिक संस्कार भी दिए गए थे। उन्हें तितलियाँ, फूल, भंवरे बहुत ही पसंद थे। उसके अलावा जब वो 7 वर्ष के थे तो उन्होंने अपनी पहली कविता लिखी थी और उनके बड़े भाई ने नेशनल पेपर के संपादक के पास जाकर उस कविता को छपवाया था। रविंद्रनाथ बहुत अच्छा गाते थे, इसलिए उन्हें कोकिल कंठी भी कहा जाता था। उनकी रचनाएं, पुस्तकें भी छपती थी। उन्होंने एक शांति निकेतन, एक छोटा सा स्थान अपने लिए बनाया था, जहाँ पर 1901 में उन्होंने इस विद्यालय खोल लिया था, जहाँ बच्चे आराम से पढ़ाई करते थे। रविंद्रनाथ उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड गए थे, वहाँ से जल्दी लौट आए थे। महात्मा गांधी उन्हें गुरुदेव कहकर बुलाते थे। शांति निकेतन के छात्र और अध्यापक उन्हें गुरुदेव भी कहते थे। 1905 में जब अंग्रेजों ने बंगाल प्रांत को 2 भागों में बांटना चाहा था तो गुरुदेव ने इसका विरोध किया था। इंग्लैंड के सम्राट ने उन्हें सर की उपाधि दी थी। 1919 में जालियांवाला कांड से दुखी होकर उन्होंने उसे लौटा दिया था। अंग्रेजों ने निर्दोष लोगों की हत्या की, मैं सर की उपाधि लौटा रहा हूँ, उनका ऐसा मानना था। 1912 में उनकी पुस्तक गीतांजलि को नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा की गई थी। 60 वर्ष की आयु में उन्होंने चित्र बनाना शुरू किए थे। रविंद्र संगीत की तरह उनकी चित्र शैली भी बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हुई थी। 7 अगस्त 1941 को गुरुदेव का निधन हो गया था। पूरे विश्व ने उन्होंने श्रद्धांजलि दी थी। गुरुदेव महान कवि, चित्रकार, संगीतज्ञ और राष्ट्रीय नेता के रूप में सदा अमर हुए। 24/1950 को गुरुदेव को लिखे जन गण मन को एक अंश को राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार किया गया था। शांति निकेतन उनके द्वारा स्थापित एक आश्रम था जो विद्यालय और विश्व भारती संस्था के नाम से हुआ था। यह पश्चिम बंगाल के बोलपुर नामक स्थान पर अभी भी उपस्थित है। उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। जालियांवाला कांड, अमृतसर के जालियांवाला बाग में अंग्रेजों के विरोध में शांतिपूर्वक सभा कर सैकड़ों लोगों पर अंग्रेजों ने गोलियां चलाई, जिसका सैकड़ों निर्दोष लोग मारे गए थे। रविंद्रनाथ संगीत, गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपने लिखे गीतों की धुन स्वयं बनाई थी, जिन्हें रविंद्र संगीत कहा जाता है। यह आपका चैप्टर है। अब इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ शब्दार्थ यहाँ पर आपको दिए गए हैं। जो कठिन शब्द होते हैं, जिनका अर्थ आपको जानना इजी नहीं हो पाता, तो जिन्हें मैं इजी वे में आपको बता देती हूँ। फर्स्ट यहाँ पर दिया हुआ है प्रतिष्ठित यानी सम्मानित, प्रतिष्ठित यानी सम्मानित यानी रिस्पेक्टेड। सेकेंड, संस्कार यानी श्रेष्ठ गुण यानी कि बहुत अच्छे गुण, अच्छी आदतें, उन्हें श्रेष्ठ संस्कार। थर्ड है यहाँ कथा यानी होता है कहानी। वृद्ध यानी बूढ़ा यानी कि जिसकी उम्र हो चुकी हो। प्रकृति यानी चराचर संसार और उसके समस्त पदार्थ। प्रकृति यानी होता है कि पर्यावरण, हमारे आसपास के पेड़ पौधे, पशु, सभी चीज़ों प्रकृति के अंतर्गत में आती है। हवा, पानी, ज़मीन। नेक्स्ट, कोकिल कंठी, जिसकी आवाज़ कोयल जैसी मीठी और मधुर हो। यानी कोकिल कंठी यानी कि कोयल की आवाज़ हमें कितनी मीठी और मधुर लगती है, तो कोकिल कंठी उसे कहा जाता है, जिसकी आवाज़ बहुत ही मधुर और सुरीली होती है। प्रकाशित होना यानी छपना, आपका न्यूज़पेपर वो प्रकाशित होना, उसे छपना कहा जाता है। जैसे न्यूज़पेपर में जोक्स आते हैं, न्यूज़ आती है, कविताएं आती है, कहानी आती है, उन्हें उसमें प्रिंट होने को कहते हैं प्रकाशित होना। सुरीला यानी बहुत मधुर। रुचि यानी लगाव, रुचि यानी हॉबीज़, लगाव जो आपको करना अच्छा लगता हो। प्रांत यानी राज्य,
जैसे मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ये सभी एक राज्य हैं। विभाजन यानी बंटवारा, जब किसी चीज़ को दो हिस्सों में बांट दिया जाता है तो उसे विभाजन कहते हैं। निर्दोष, जिसका दोष ना हो। निर्दोष वह होता है जिसका कोई दोष ना हो, मतलब उसके द्वारा किया गया वो कार्य ना हो फिर भी उसे दूसरी चीज़ का दोष दे दिया जाए तो उसे निर्दोष कहेंगे। नेक्स्ट, प्रसिद्ध यानी नामी, यानी कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध होती है, उनकी ख्याति होती है, उसे नामी, जिसे सभी लोग जानते हो, पहचानते हो। विख्यात, एशियाई यानी एशिया महाद्वीप में रहने वाला। एशियाई, अब देखिए हमारा भारत कहाँ, हमारा पूरा वर्ल्ड है, जैसे इंदौर कहाँ है, एमपी में, फिर एमपी कहाँ है, भारत में, और भारत कहाँ स्थित है, एशिया में। तो एशियाई यानी एशिया महाद्वीप में रहने वाला। कांड यानी घटना, कोई इंसिडेंट। शैली यानी तरीका, किसी काम को करने के तरीकों को शैली। संगीतज्ञ यानी संगीतकार, संगीत जानने वाला। संगीतज्ञ जो संगीत को जानता है उसे संगीतज्ञ कहा जाता है। ये आपके शब्दार्थ हैं। नीचे हम आगे एक्सरसाइज देख लेते हैं। यहाँ आपको सही विकल्प चुनिए दिया हुआ है, जो आपके बुक में भी है, आप वहाँ भी सॉल्व कर सकते हैं। साथ ही आप रफ कॉपी में राइट करके इसे लर्न भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ फर्स्ट दिया हुआ है, रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म हुआ था। तो आपको बताना है कि रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म कहाँ हुआ था। तो यहाँ आपको 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, दिल्ली, कोलकाता, कानपुर, इलाहाबाद। जो करेक्ट आंसर है वो आपको थोड़ा बोल्ड अक्षरों में दिया हुआ है। जो आंसर आपको यहाँ से देखकर यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स में फिल करना है और लर्न करना है। तो यहाँ पर रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म हुआ था। तो रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म बंगाल के कहाँ हुआ था, कलकत्ता में हुआ था, जिसे कोलकाता भी कहते हैं। कलकत्ता, कोलकाता दोनों एक ही जगह के नाम हैं। तो यहाँ पर आपको आंसर्स में राइट करना है कोलकाता। ओके, सेकंड देख लेते हैं। बालक रवि ने अपनी पहली कविता उम्र में लिखी थी। तो मैंने आपको चैप्टर में बताया था कि रविन्द्रनाथ को बचपन से ही कविता, कहानी, इन सभी का बहुत शौक था। तो उन्होंने अपनी पहली कविता कितनी उम्र में लिखी थी। यहाँ आपको ऑप्शन दिया है 7 वर्ष, 15 वर्ष, 10 वर्ष और 12 वर्ष। तो आपका करेक्ट आंसर है 7 वर्ष। तो आप यहाँ पर, आपको मैंने हिंदी लैंग्वेज में बताया था, तो हिंदी लैंग्वेज में 7 कुछ इस तरीके से बनता है। तो मैं आपको हिंदी में बता देती हूँ, आपको याद रहेगा तो आप उसे 7 वर्ष भी लिख सकते हैं। और आप चाहें तो आप एज इट इज़ क्वेश्चन में से भी राइट कर सकते हैं 7 वर्ष। थर्ड है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपना विद्यालय स्थान पर खोला था। अब रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपना विद्यालय कहाँ खोला था। तो यहाँ पर आपको श्रीकांत निकेतन, परमार्थ निकेतन, शांति निकेतन और प्रशांत निकेतन 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो उन्होंने अपना स्थान एक आश्रम, अपने आश्रम में शांति निकेतन में खोला था। आपको यहाँ पे फुल आंसर शांति निकेतन राइट करना है। फोर्थ है, रविन्द्रनाथ ठाकुर को गुरुदेव का संबोधन सबसे पहले दिया था। तो रविन्द्रनाथ ठाकुर को सबसे पहले संबोधन गुरुदेव का किसने दिया था, महात्मा गांधी ने। तो देखिए आपको यहाँ थर्ड वाला ऑप्शन दिया हुआ है, तो आपको यहाँ आंसर राइट करना है। फिफ्थ है, रविन्द्रनाथ ठाकुर उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए थे। तो वो उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड गए थे। तो आपको यहाँ पर आंसर राइट करना है। साथ ही में आपको रफ कॉपी में भी इसकी प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट आप देख लीजिए, नीचे आपको रिक्त स्थान दिए हुए हैं। रिक्त स्थान में पहला रिक्त स्थान है, रविन्द्रनाथ को पुस्तक पर नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने बहुत सारी बुक्स लिखी थी, जिसमें से गीतांजलि बुक पर उसने नोबेल पुरस्कार मिला था। तो आपको आंसर में राइट करना है गीतांजलि। नोट्स में आपको राइट किया हुआ दिया हुआ है, लेकिन एग्जाम्स में तो आपको खुद ही को राइट करना होगा, इसलिए आप रफ कॉपी में इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। सेकेंड है, रविन्द्रनाथ को प्रकृति से बहुत था। तो उन्हें बहुत प्यार था किससे, प्रकृति से, इसलिए उन्होंने शांति निकेतन में खुले वातावरण में इस विद्यालय प्रारंभ किया था। यानी वो मैदान गार्डन में बैठकर बच्चों को पढ़ाते थे। थर्ड, रविन्द्रनाथ को सभी सम्मानपूर्वक कहते थे। तो महात्मा गांधी ने उन्होंने किस शब्द का प्रयोग किया था, गुरुदेव। तो उन्हें सभी सम्मानपूर्वक किस शब्द से पुकारते थे, गुरुदेव। फोर्थ, गुरुदेव ने संगीत की रचना की। तो गुरुदेव के द्वारा जो भी संगीत की रचना की गई थी, उन्होंने खुद अपनी स्वयं धुनों का निर्माण किया था, इसलिए उनके संगीत को रविंद्र संगीत के नाम से जाना जाता है।
आपके रिक्त स्थान कंप्लीट होते हैं। हम नीचे का पोर्शन में देख लेते हैं। आपको यहाँ पर विलोम शब्द दिए हुए हैं। विलोम शब्द यानी क्या होता है? उल्टे शब्द या जिनका अर्थ जो शब्द दिया गया है तो दूसरा शब्द जो हम आंसर में लिख रहे हैं उसका अर्थ उससे बिल्कुल अपोजिट यानी भिन्न हो। तो जैसे कि खरा यानी क्या होता है? शुद्ध या अच्छा। तो खरा का अपोजिट क्या लिखा हुआ है यहाँ? खोटा यानी कि अशुद्ध या तो खरा का अपोजिट होगा खोटा। आपको खरा यहाँ पर राइट करना है और उसके अपोजिट में यहाँ पर राइट करना है खोटा। इसी के साथ आप रफ कॉपी में राइट करके भी लर्न कर सकते हैं। सेकंड यहाँ पर आपको दिया गया है अच्छाई। तो अच्छाई यानी अच्छा करना और बुराई यानी बुरा। तो अच्छाई का अपोजिट क्या होगा? बुरा। सुख का दुख। सुख यानी मतलब खुशी होना या अच्छा अनुभव करना और दुख यानी परेशान, तकलीफ या किसी चीज़ से दुखी होना। फिर फोर्थ है चल। तो चल का अपोजिट आएगा अचल और काला का अपोजिट क्या होगा? गोरा। यानी काला का विलोम शब्द है गोरा। नेक्स्ट आपको नीचे दिए हुए हैं समानार्थी शब्द। तो विलोम समानार्थी शब्द क्या होते हैं? जिनका अर्थ एक समान होता है। ऐसे शब्द जिन्हें हम एक शब्द के स्थान पर दूसरे शब्द का प्रयोग कर सकते हैं किंतु दोनों का अर्थ एक ही समान होता है। और विलोम शब्द में क्या होता है? विलोम शब्द में उसका अर्थ बिल्कुल भिन्न होता है। तो आपको ध्यान रखना है विलोम शब्द यानी कि भिन्न अर्थ यानी उल्टे अर्थ के शब्द और समान अर्थ यानी एक समान अर्थ के शब्द। तो देखिए यहाँ पर आपको पहला शब्द दिया हुआ है प्रेम। प्रेम यानी क्या होता है? प्यार, अच्छा लगना। तो प्रेम का समानार्थी शब्द क्या आया? प्यार। विद्यालय का पाठशाला। विद्यालय यानी आपका स्कूल। तो देखिए विद्यालय कहें या पाठशाला कहें या स्कूल कहें, तीनों का अर्थ आपका स्कूल ही होगा। तो ऐसे शब्द जो है जिनका अर्थ एक समान हो, केवल शब्द भिन्न हो, उन्हें समानार्थी शब्द कहते हैं। थर्ड है आयु। आयु यानी उम्र, आपकी एज। और फोर्थ है पुत्र यानी कि बेटा। ठीक है, तो आपका यह पेज नंबर कंप्लीट होता है। तो आप पेज नंबर 4 पर आ जाइए। वहाँ पर आपको इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स मिल जाएंगे। आप देख लेते हैं। यहाँ पर आपको पहला प्रश्न दिया हुआ है, रविंद्रनाथ ठाकुर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो जैसा कि हमने चैप्टर में रीड किया था, रविंद्रनाथ ठाकुर का जन्म 7 मई 1861 में बंगाल के कलकत्ता नगर में हुआ था। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कब की जगह 7 मई 1861 और कहाँ की जगह पर बंगाल के कलकत्ता नगर में हुआ था लिखा हुआ है। तो आपको कब और कहाँ की जगह पर लिखना है? 7 मई सन 1861 में बंगाल के कलकत्ता नगर में। फिर उसके बाद में हुआ था रविंद्रनाथ ठाकुर का जन्म एज इट इज़ आपको क्वेश्चन में राइट करना है, केवल कब और कहाँ की जगह पर। 7 मई सन 1861 में बंगाल के कलकत्ता नगर में आपको लर्न करना है। इसी के साथ नीचे आपको जगह दी हुई है, यहाँ पर आपको एज इट इज़ आंसर राइट करना है और रफ कॉपी में लिख कर लर्न भी करना है। सेकंड वाला आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, कोकिल कंठी। रविंद्र को कोकिल कंठी क्यों कहते थे? तो रविंद्र बहुत ही अच्छा गाते थे, मधुर गाते थे, इसीलिए उन्हें कोकिल कंठी कहा जाता था। तो आप यहाँ देख सकते हैं, आपको आंसर राइट दिया हुआ है। रविंद्र बहुत अच्छा गाते थे, इसलिए उनके घर वाले उन्हें कोकिल कंठी कहते थे। जिसकी आवाज़ बहुत ही मधुर सुरीली होती है उसे कोकिल कंठी कहा जाता है। और रविंद्रनाथ भी बहुत अच्छा गाते थे, इसलिए उनके घर वाले उन्हें कोकिल कंठी कहते थे। आपको एज इट इज़ यहाँ आंसर राइट करना है, साथ में रफ कॉपी में लिख कर लर्न भी करना है। अब यहाँ आप थर्ड वाला क्वेश्चन देख लीजिए, देवेंद्र नाथ अपने बेटे को कहाँ ले गए? तो देवेंद्र नाथ अपने बेटे को बोलपुर में शांति निकेतन नामक स्थान पर ले गए थे। तो चैप्टर में देवेंद्र अपने बेटे को बोलपुर में शांति निकेतन, जहाँ जो रविंद्रनाथ जी का निकेतन था, वहाँ पर लेकर आए थे। नेक्स्ट 4 नंबर पर आप देख लीजिए, शांति निकेतन विद्यालय की क्या विशेषता थी? तो शांति निकेतन विद्यालय में बच्चे स्वतंत्रता पूर्वक प्राकृतिक वातावरण में अध्ययन करते थे। शांति निकेतन रविंद्रनाथ टैगोर जी का ही विद्यालय था। वहाँ पर हुआ प्राकृतिक वातावरण यानी गार्डन, उन्होंने बहुत ही सुंदर सा एक गार्डन, पेड़ पौधों के बीच में हरे भरे स्थान पर वह बच्चे स्वतंत्रता पूर्वक वहाँ पर पढ़ाई
करते थे, यह उनके विद्यालय की विशेषता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरुदेव का कौन सा गीत राष्ट्रगान बना? तो रविंद्रनाथ टैगोर जी, जैसे कि आपको पता है कि वो कथाएं, कविताएं ये सब लिखते थे, तो उन्होंने एक गान लिखा हुआ था जन गण मन, जो आपको स्कूल में कहलवाया जाता था। आप देख सकते हैं कि आपकी बुक के लास्ट पेज पर भी या फर्स्ट पेज पर आपको जन गण मन और आपके लास्ट पेज पे वंदे मातरम दिया हुआ है। तो ये जो जन गण मन हमारा जो राष्ट्रगान है, यह श्री गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी ने ही लिखा हुआ था। तो उनका गीत जन गण मन हमारे देश का राष्ट्रगान बना हुआ है। तो यहाँ पर आपको आंसर में राइट करना है कि गुरुदेव का कौन सा की जगह यहाँ पर आपको राइट करना है जन गण मन गीत राष्ट्रगान बना है। इसी के साथ में आपके क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट होते हैं। आपको ये 5 क्वेश्चन आंसर्स रफ कॉपी में राइट करके लर्न भी करने हैं। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसका। यहाँ पर आपको देख सकते हैं रविंद्रनाथ टैगोर जी पर एक लेख लिखा हुआ है, यानी कि एक आपको शॉर्ट नोट अनुच्छेद दिया हुआ है, यह आपको देखना है। तो रविंद्रनाथ टैगोर एक महान कवि थे, वो गीत लिखते थे, इसलिए उन्हें एक महान कवि थे। सेकेंड, उनका जन्म 7 मई सन 1861 में बंगाल के कलकत्ता नगर में हुआ था। उनका जन्म कहाँ हुआ था? 7 मई सन 1861 में बंगाल के कलकत्ता नगर में हुआ था। ये आपके क्वेश्चन का आंसर भी है। तो अगर आप क्वेश्चन आंसर लर्न करेंगे तो आपको एक लाइन और लर्न हो ही जाएगी। थर्ड, उनके पिताजी का नाम देवेंद्रनाथ टैगोर और माताजी का नाम शारदा देवी था। रविंद्रनाथ टैगोर जी के पिता का नाम देवेंद्रनाथ टैगोर और माताजी का नाम शारदा देवी था। उन्हें वकालत की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड भेजा गया था। उनके पिताजी ने वकालत यानी लॉयर की पढ़ाई के लिए उन्हें कहाँ भेजा था? इंग्लैंड। फिफ्थ, हमारे देश का जो राष्ट्रगान मैंने अभी 5th क्वेश्चन में आपको बताया जो जन गण मन है, उन्हें वह रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा लिखा गया है। तो हमारे देश का राष्ट्रगान जन गण मन उन्होंने ही लिखा था। 6th, उनकी मृत्यु 7 अगस्त 1941 में कोलकाता में ही हुई थी। उनका जन्म 7 मई 1861 को और उनकी मृत्यु 7 अगस्त 1941 में ही हुई थी। नेक्स्ट पेज हम टर्न कर लेते हैं। पेज नंबर 5 पर आप आ जाइए। पेज नंबर 5 पर इसके आगे की लाइंस दी हुई हैं। लाइन नंबर 7, रविंद्रनाथ को सभी सम्मानपूर्वक गुरुदेव कहकर पुकारते थे। महात्मा गांधी ने उन्हें गुरुदेव नाम से कहना स्टार्ट किया था। उसी के बाद सभी लोग उन्हें सम्मान से गुरुदेव कहकर पुकारने लगे। 8th लाइन, गुरुदेव ने रविंद्र संगीत की रचना की। रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा जो भी धुन और संगीत का निर्माण किया गया वो उनके स्वयं के द्वारा किया गया था। तो उनके द्वारा बनाई गई धुनें, गीत को रविंद्र संगीत कहा जाने लगा। 9, रविंद्रनाथ को गीतांजलि पुस्तक पर नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। रविंद्रनाथ जी की पुस्तक गीतांजलि को सरकार द्वारा नोबेल पुरस्कार प्राप्त है। तो देखिए, छात्र केवल 5 से 6 वाक्य याद करके लिखें। ये वाक्य आपको रविंद्रनाथ जी के बारे में एग्जाम्स में, टेस्ट में लिखने के लिए आ सकता है। टोटल यहाँ पर आपको 9 लाइन दी गई हुई हैं। तो आप अगर 9 लाइन लर्न करने की कोशिश करेंगे तो एग्ज़ाम में हो सकता है कि आपकी 1 और 2 लाइन अगर गलती से गलत हो जाती है तो ईजी आपको मिनिमम 5 to 6 लाइन्स इसकी लर्न करना है। एग्ज़ाम में आपको 5 लाइन या 6 लाइन एग्ज़ाम में लिखने के लिए आ सकती है। तो टोटल लाइन में आपको ये दी हुई है। साथ में आपको आप नीचे एक ब्लैंक लाइन दी हुई है जहाँ पर आपको ऊपर से लाइन देखकर नीचे लिखना है। साथ ही में रफ कॉपी में राइट करके आपको इसकी लाइन्स याद करनी है। मोस्टली आप हो सके तो 5 to 6 लाइन इसकी याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट हम यहाँ पर आपको ग्रामर पोर्शन दिया हुआ है चैप्टर का। तो यहाँ पर आपको सिखाया संज्ञा किसे कहते हैं। आपका फर्स्ट है, ये आपका ग्रामर पोर्शन है। तो संज्ञा किसे कहते हैं? तो संज्ञा की परिभाषा किसी व्यक्ति यानी प्राणी यानी कि हम इंसान, वस्तु यानी कोई वस्तु जैसे कि पेन, पेंसिल, टेबल, फर्नीचर, वस्तु, स्थान जैसे कि किसी जगह का नाम जैसे इंदौर, भोपाल, देवास, स्थान अथवा भाव आदि। भाव यानी कि जैसे कि गुस्सा आना, खुश होना आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो किसी व्यक्ति यानी प्राणी, वस्तु, स्थान आदि भाव के नाम को संज्ञा कहा जाता है। जैसे कि व्यक्ति या प्राणी में किसका नाम आ गया? जैसे श्याम, राम, नाम, टीना, पूजा, लाइक
और स्थान में क्या आया, दिल्ली, मुंबई, इंदौर, भोपाल, ये सारे स्थान के नाम हुए। भाव जैसे आम, मिठास, खुश होना आदि। आप इसके एग्जाम्पल्स में आप श्याम, दिल्ली, आम, मिठास, गाय आदि दिया हुआ है। तो आपको संज्ञा और सर्वनाम की परिभाषा भी लर्न करनी है। ये आपके ग्रामर पोर्शन में आपको कंप्लीट करवाया जा रहा है और ग्रामर पोर्शन आपके एग्जाम्स में आपको आता ही है, तो आपको इन्हें लर्न करना है। सेकेंड नंबर पर यहाँ आपको दिया हुआ है सर्वनाम किसे कहते हैं। तो जो शब्द संज्ञा के बदले वाक्य में प्रयुक्त किए जाते हैं सर्वनाम कहलाते हैं। तो देखिए ऊपर आपको दिया हुआ है कि संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं, जिसका ऑप्शन में आपको श्याम, दिल्ली, आम, मिठास, राम ये सब कुछ दिया हुआ था। तो सर्वनाम किसे कहते हैं, जो शब्द संज्ञा के बदले में वाक्य में प्रयुक्त किए जाते हैं, यानी संज्ञा की जगह पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि मैं, तू, आप, कौन, कैसे। अब जैसे कि अगर बात की जाए, आप अपने बारे में बता रहे हैं, तो आपका नाम है, मान लीजिए आपका नाम है राम, तो क्या कहे कि राम आम खा रहा है। ओके, तो अब यहाँ पर राम क्या है, ये तो संज्ञा है। लेकिन अगर आप राम की जगह मेल यूज़ करते हैं कि मैं आम खा रहा हूँ, तो राम क्या था, संज्ञा, उसकी जगह आपने क्या यूज़ किया, मैं, यानी कि वो क्या हो गया, सर्वनाम। ओके, अब जैसे कि सामने आपको किसी से, जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल 2 दिया है, तू या आप। तू तो आपको यूज़ नहीं करना चाहिए, हम गुड गर्ल्स और गुड बॉयज़ हैं, तो आपको आप शब्द का यूज़ करना चाहिए। तो अगर जैसे आपको सामने वाले से कुछ पूछना है, अब जैसे सामने वाले का नाम है सीता, ओके, तो आपको सीता से अगर पूछना है कि सीता ने खाना खा लिया, ठीक है, आपको, या फिर आपको उससे कुछ कहना है कि सीता आप खाना खा लो, या आप पूछ रहे हैं कि सीता क्या कर रही है, तो आप सामने वाले का नाम ना लेते हुए, जैसे कि आपको अगर उससे पूछना है सीता क्या कर रही है, ओके, तो जब आप उसका नाम ना यूज़ करते हुए आप उससे, अगर वो आपके सामने है तो आप उससे पूछें कि आप क्या कर रही हैं, तो सीता क्या था, संज्ञा, उसकी जगह आपने क्या यूज़ किया, आप, तो सीता हुआ संज्ञा और आप हुआ सर्वनाम। ठीक है, तो जे संज्ञा के बदले में वाक्य में जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं, और उसके एग्जाम्पल्स हैं मैं, तू, आप, कौन, कैसे आदि। इसी के साथ में आपका चैप्टर 2 कंप्लीट होता है। आपको इसके क्वेश्चन आंसर्स रविन्द्रनाथ टैगोर जी पर 5 से 6 लाइन्स और संज्ञा सर्वनाम की परिभाषाएं लर्न करनी है।